and welcome back to Humanities. I am Purva and in today's video we are going to cover our chapter number 10 from our history class 12th and the chapter is called Colonialism and the Countryside. अच्छा जी, सबसे पहले तो इस हेडिंग का मतलब समझते हैं. कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब था? जब ब्रिटिशर्स ने आके हम पे क्या किया, रूल किया, तो दैट वाज कॉल्ड द कॉलोनियल रूल. क्लियर है? यानी कि जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तब, ठीक है. उसके बाद देखते हैं एंड द कंट्री साइड. अब कंट्री साइड क्या होता है? कंट्री साइड का मतलब होता है ऐसे विलेज एरिया, राइट? नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाउन और सिटी. कंट्री साइड यानी कि हमारा विलेज एरिया, जो रूरल एरिया होता है ना. एक हमने पढ़ा है अर्बन होता है, एक रूरल होता है, जहाँ पे विलेज पीपल रहते हैं, जो थोड़ा टाउन से हटके होता है, जहाँ पे सिंपल लाइफस्टाइल होता है, दैट इज कॉल्ड अ कंट्री साइड. क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स. ऑफिशियल आर्काइव्स का मतलब है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उस टाइम के, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, जो भी सर्वेज निकले, सब कुछ जो भी उस टाइम लिखा गया था रिलेटेड टू दिस, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे. जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, सर्वे रहे हैं, आर्काइव्स, जैसे जो स्टोर रूम में हम पुराना सामान रख देते हैं ना, वैसे ही. क्लियर है? चलिए, तो अब हमें समझ तो आ गया कि किस चीज़ से रिलेटेड है ये चैप्टर. अब एज यूजुअल जैसे मैंने बताया, हम ये वाला जो फर्स्ट पेज होता है इससे पढ़ के हमें पता चलता है कि चैप्टर का फोकस किस पे है. एक ओवरव्यू प्रोवाइड हो जाता है, राइट? उसके बाद देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी, यू नो कि हम पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड देन वील गेट इनटू द डिटेल्स. क्लियर? तो चलिए, जो सबसे पहला टॉपिक है बंगाल एंड द जमींदार्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत क्रूशियल टॉपिक है, इसको टिक कर लीजिए. आगे चलते हैं. ये टॉपिक बहुत लेंदी है, इसमें जमींदार्स का पूरा सब कुछ है. द राइज ऑफ ज्योतिदार्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के अंडर आता है. लॉन्ग मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है भैया, आगे चलते हैं. ये ना चैप्टर थोड़ा लेंदी और बोरिंग भी लगेगा अगर आप ढंग से समझेंगे नहीं तो. ठीक है. द फिफ्थ रिपोर्ट, ये शॉर्ट आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आता ही आता है. ठीक है, आगे चलिए. बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है. जो सेकंड टॉपिक है द हो एंड द प्लाउ, यहाँ पे भैया हमारी जो हिल्स ऑफ राजमहल है उसमें जा रहे हैं, बुच्चन ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारा हमें स्टोरी की तरह समझना पड़ेगा. अगेन वी कांट मिस इट, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर. ठीक है. इसमें आंसर कहाँ से आता है वो हम पढ़ेंगे. यहाँ पे पहाड़ियाज और संथल्स. क्लियर है? ये पहाड़ियाज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ ऑफ पहाड़ियाज कैसी थी, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट. आगे चलते हैं. ये संथल्स का है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. इसमें पहाड़ियाँ सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो. ठीक है. अगेन संथल्स पता होना चाहिए क्योंकि पूरा चैप्टर का जो फोकस है वो यही चीज़ें हैं. आगे चलते हैं भैया. आपका यहाँ से 274 ऑनवर्ड्स सीबीएसई ने तो कट कर दिया है फॉर 2022 बोर्ड्स, बट आपको सीयूईटी के लिए पढ़ना है. और जो आगे वाले स्टूडेंट्स हैं, जो और सक्सेसिव ईयर्स के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्लास 12th के, अगर आपके सिलेबस में है तो यू कैन कवर इट. बट एनी हाउ मैं ये इस वीडियो में कराऊंगी क्योंकि सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से हमें ये करना ही पड़ेगा एनीवे. ठीक है. चलिए, अकाउंट्स ऑफ बुच्चन हम पढ़ेंगे, क्या लिखा था, क्या चलता था, सब कुछ. उसके बाद रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, द डेक्कन, द बॉम्बे डेक्कन. ठीक है. बॉम्बे डेक्कन में क्या सीन था, हम 3 से 4 अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में. अभी मैं आपको समझाऊंगी, राइट? ये वाला पार्ट ना नॉट दैट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये कट भी कर दिया था सीबीएसई ने अभी 2022 बोर्ड्स के लिए. इतना तो वेटेज चैप्टर्स की कम ही होती है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देते हैं. बट एनी हाउ यू विल रीड इट. ठीक है. हम ये भी कवर करेंगे. क्लियर है भैया? इसमें जो इम्पोर्टेंट है अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम, ये वाला है सबसे इम्पॉर्टेंट. इसमें हम ये मिस नहीं करेंगे. फिर अगेन ये ना आपको रीड तो करना पड़ेगा बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर आर आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव. क्लियर है? बट एनी हाउ मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी. एंड में द डेक्कन राइट्स कमीशन, शॉर्ट आंसर्स के लिए इम्पॉर्टेंट, सीयूईटी के लिए इम्पॉर्टेंट. क्लियर है? चलिए, अब हमने एक ओवरव्यू देख लिया है कि हमें मोटा मोटा क्या करके जाना है इस चैप्टर में से और क्या हम छोड़ सकते हैं, राइट? चलिए, सो नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. अच्छा जी, अब फोकस क्या है? सबसे पहली बात तो इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि कॉलोनियल रूल कैसा था कंट्री साइड में, रूरल एरिया में कॉलोनियल रूल कैसे एस्टैब्लिश हुआ, क्या क्या किया गया, राइट? ठीक है भैया. अब देखिए किस किस 3 से 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है. जमींदार्स ऑफ बंगाल, सबसे पहले बंगाल से शुरू करेंगे भैया. ठीक है, कि बंगाल में क्या था. उसके बाद हम राजमहल हिल्स पे पहुंचेंगे जहाँ पे पहाड़ियाज और संथल्स रहते हैं. क्लियर है?
हम बंगाल से राजमहल हिल्स पे पहुंचे और फिर एंड में हम डेक्कन। मैंने आपको सारे टॉपिक्स अभी दिखाए, तो ये 3 एरियाज हैं जो हम कवर करने वाले हैं, इनका अलग अलग सारा सिस्टम समझेंगे। क्लियर भैया? चलिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने एस्टैब्लिश किया था कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ठीक है भैया, अब उन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू पॉलिसीज भी निकालेंगे, है ना, कैसे क्या चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करना है, कैसे पूरा मैनेज होगा। और ये ऐसी पॉलिसीज होती थी जो भैया हर एक इंसान के लिए अलग मीनिंग निकालती थी कि अगर आप जमींदार हैं तो आपका रोल अलग है, अगर आप एक पेजेंट है आपका रोल अलग है ना। सेम पॉलिसी का अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए अलग मीनिंग होता था, एंड दे चेंज्ड एवरीडे लाइफ्स। इतनी क्रूशियल थी। कोई भी लॉ आज के दिन निकलेगा इंडिया में वो बहुत क्रूशियल होगा फॉर एवरी सिटीजन, बिकॉज इट इज गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट अस। ऐसे ही, ठीक है भैया। अच्छा जी, यही बताया गया है इसमें, ये बोला गया है कि जो लॉज इंट्रोड्यूस करती थी स्टेट, बहुत अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते थे लोगों पे, मानने के साथ साथ कई लोग रेजिस्ट भी करते थे लॉ को, यानी कि भैया विरोध उठाते थे, प्रोटेस्ट करते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। सो हम अग्रीमेंट के साथ साथ जो रेजिस्टेंस थी वो भी पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, मेन फोकस एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काफ़ी ज़्यादा जो फोकस है वो सोर्सेज पे शिफ्ट हो जाएगा कि भैया कौन से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं, सर्वेज में क्या लिखा है, जर्नल्स में क्या लिखा है और अकाउंट्स में क्या लिखा है। क्लियर है? सो दिस वाज एन ओवरव्यू। अब हमने समझ लिया है। नाउ माई ओनली टिप टू यू इज़ कि आप एकदम ना ओवरवेल्म होके मत पढ़ो कि हाय मेरे को इतना सब कुछ याद करना है, ये मैं कैसे समझूंगी। नहीं, शांति से एकदम काम डाउन हो जाओ और ऐसे समझो कि आप कोई मूवी देख रहे हो या मैं आपको कोई स्टोरी सुना रही हूँ, तभी ये फ़ायदा करेगी। ठीक है? डोंट जस्ट गेट सो एंक्शियस कि भैया ये तो मेरे को याद करना पड़ेगा, नोट्स बनाने लग गए। नहीं, एक बार शांति से सुनो, समझो, सब याद हो जाएगा। ठीक है? डोंट पैनिक। ठीक है? ऊपर ऊपर से चीज़ें देखोगे बोरिंग लगेगी, बट व्हेन वी गेट इनटू द टेक्स्ट काफ़ी मज़ा आता है। क्लियर है? चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बंगाल एंड द जमींदार्स। तो भैया सबसे पहले कॉलोनियल रूल कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था? बंगाल में। ठीक है? ये देखो 3 जगह थी, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है? ये BBO याद कर लो, यहाँ से ना सारा कॉलोनियल रूल शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हम बंगाल पढ़ेंगे कि बंगाल में क्या हुआ, कंट्री साइड में क्या लॉज निकाले गए, क्या चक्कर क्या चल रहा था, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन हो रही थी। क्लियर है? चलिए, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमें बता रहा है एन ऑक्शन इन बर्दवान। ऑक्शन सबको पता है भैया, ऑक्शन की आपने IPL भी देखते हो ऑक्शन, और मूवीज में भी देखा है, राइट? और बेब्लेड वगैरह की ऑक्शंस भी करते थे। यानी कि अगर मैं कोई एक चीज़ बेच रही हूँ तो जो लोग वो लेना चाहते हैं वो बोली लगाते हैं कि मैं इसे 10,000 में लूँगा, मैं इसे 12,000 में, फिर जो सबसे हाईएस्ट बिड होती है, सबसे हाईएस्ट बोली होती है, उसको वो चीज़ मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड द ऑक्शन। ठीक है? चलिए, अब देखिए किस चीज़ का ऑक्शन हो रहा था। 1797 में देयर वाज एन ऑक्शन इन बर्दवान, प्रेजेंट डे बर्दवान। ठीक है? जो बंगाल में है। इट वॉज अ बिग पब्लिक इवेंट। वहाँ पे किस चीज़ का ऑक्शन हो रहा था? महल्स का, एस्टेट्स ऑफ द राजा के महलों का ऑक्शन हो रहा था। ठीक है? हेल्ड बाय द राजा ऑफ बर्दवान। अब ऐसा क्यों हो रहा था यार? क्योंकि द परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1793। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया और हम 1797 की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्शन हो रहा है। अब ऑब्वियसली मैं पहले आपको मज़े से समझाऊंगी कि ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था। तो भैया सारा ध्यान यहाँ पे लगाइए। इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि मुगल एम्परर जब रूल करता था, जब मुगल एम्पायर था, तो जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, भैया प्रोविंशियल ही होगी यहाँ पे क्योंकि हम गांव की बात कर रहे हैं। एकदम जो परगना था उस टाइम पे, उधर कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता था? 3 लोग थे, राइट? उसमें से एक कौन था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था? चौधरी। ठीक है? चौधरी था जो रेवेन्यू कलेक्शन करता था, राइट? ठीक है? अब यही चौधरी भैया जमींदार कहलाता है। इधर इस सीन में जमींदार है। ठीक है? अब भैया क्या ड्यूटी होती थी उसकी कि आपके एरिया के अंडर जो भी लोग रहते हैं, जो भी पेजेंट्स हैं, जो भी टेनेंट्स हैं, आप उनसे पैसे लेके, उनका रेंट लेके, रेवेन्यू लेके एम्परर किंग को पकड़ाएंगे। ठीक है? ये होता था। अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ?
मुगल्स की जगह कौन आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए। उन्होंने बोला जमींदार को, चौधरी को, कि भैया ये जो सारा एरिया है ना, ये तेरी परमानेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि ये अपने बेटे पोते परपोते ट्रांसफर होती रहेगी, आपकी परमानेंट है ये, इस पे आपका हक है, ये बोल दिया, यानी कि परमानेंट है आपके लिए, ठीक है। बस आपको बदले में क्या करना है, जो ये लोग हैं, जो ये पेजेंट्स हैं, टेनेंट्स हैं, उनसे रेंट लेके हमें देना है। इतना इजी है? नहीं, उन्होंने बोला कि एक परमानेंट फिक्स्ड रेंट है, ये आपको हर महीने हमें देना होगा। और भैया ये ऐसा परमानेंट रेवेन्यू था कि भैया अगर 11 रुपये मिल रहे हैं हमारे ज़मींदार को, तो उसमें से 10 रुपये वो ब्रिटिशर्स को देगा और 1 रुपये अपने पास रखेगा। इतना परसेंटेज में इतना ज़्यादा, समझ रहे हो? अभी हम गवर्नमेंट को जब 2-4% GST कटता है तो हमें रोना आता है, ये तो पता नहीं 99% है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन थी। अब नो मैटर व्हाट, उस ज़मींदार को अपने टेनेंट से रेंट मिले या ना मिले, उसे हर महीने ब्रिटिशर्स को वो परमानेंट रेंट देना पड़ेगा, चाहे उसके पास कुछ हो ना हो। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, ये पूरा लैंड बिक जाएगा, इनका ऑक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, आई होप आपको समझ आया, मैंने बहुत कोशिश की है अच्छे से समझाने की। आगे चलते हैं, अभी आगे आगे पढ़ेंगे और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। द एस्टेट्स ऑफ दोज हु फेल्ड टू पे वर टू बी ऑक्शन्ड टू रिकवर द रेवेन्यू। आई बात समझ में? सिंपल, उनका पूरा लैंड बेच के जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू ले लेंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। आप दो मत दो, आपका लैंड गया हाथ से, ठीक है भैया। चलिए, यही हुआ राजा ऑफ बर्दवान के साथ भी, क्लियर है। बट भैया यहाँ पे आता है एक स्ट्रेंज ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है? वो जो बिडर्स थे, जो परचेजर्स थे, जो बोली लगा के ये लैंड ले रहे हैं, वो सर्वेंट्स एंड एजेंट्स ऑफ द राजा ही निकलते थे। यानी कि राजा अपने सबऑर्डिनेट लोगों से खरीदवा देता था वो लैंड, ताकि उसके हाथ से ना निकले। ये देख रहे हैं आप ट्विस्ट, ये चालाकी की जाती थी। सो ओवर 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वॉज फिक्टिशियस। ये डबल कोट्स में आ जाता है एग्जाम में शॉर्ट आंसर के लिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। फिक्टिशियस यानी कि ऐसे फॉल्स, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें जानना पड़ेगा। वाई हैड द राजा फेल्ड टू पे द रेवेन्यू? ऐसी नौबत ही क्यों आई कि उसका एस्टेट ऑक्शन हो रहा है? क्या रीजंस थे? हु वर द परचेजर्स एट द ऑक्शन? ये तो हमने जाना। What does the story tell us about what was happening in the rural areas of eastern India at that time? Clear? चलिए, अब हम जानेंगे मेन मुद्दे की बात, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। लॉन्ग आंसर यहाँ से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इवन शॉर्ट भी आ सकता है, इधर से ही आता है आंसर इस चैप्टर में से, क्लियर है। चलिए भैया, ये जो हमने बर्दवान की एस्टेट्स देखी कि राजा ऑफ बर्दवान की सारे महल, सारी एस्टेट ऑक्शन हो गई, दे वर नॉट द ओनली वन जो ऑक्शन हुई थी। बहुत सारी, ओवर 75% ऑफ द जमींदारीज चेंज्ड हैंड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। ऐसा क्यों है? ये भी डबल कोट्स में आ सकता है। व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनपेड रेवेन्यू? भैया ये परमानेंट सेटलमेंट लाने का मोटिव क्या था? ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, ताकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सके, राइट। क्योंकि भैया उस टाइम जो बंगाल की इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी इन द 1770s। वाई? ड्यू टू रेकरेंट फेमाइंस एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट। फेमाइंस आते थे और एग्रीकल्चरल आउटपुट था वो भी बहुत ज़्यादा ही कम था, क्लियर है। इस कारण से वो चाहते थे कि भैया अब हमारे पास किसी और तरीके से पैसा आए, ठीक है। तो क्या तरीका था कि ब्रिटिशर्स के पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आए, जिनसे उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी रिजॉल्व हो जाए और उनके पास एक फिक्स्ड सोर्स रहे इनकम का। सबसे पहली बात क्या किया? राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी परमानेंट कर दी एंड परमानेंट फिक्सिंग ऑफ द रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड। ये हम सब कुछ समझ चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया, राइट। तो क्या हुआ? अब भैया रेवेन्यू डिमांड परमानेंटली फिक्स्ड है। आपको पता है कि आपको अपने 11 रुपये की कमाई में से 10 रुपये ब्रिटिशर्स को देने हैं और 1 रुपये आपका प्रॉफिट है। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं, कंपनी कहती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि भैया इससे तो हमारे पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू है 10 रुपये का, हमें पता है कि इतने पैसे हर महीने आएंगे। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वो पेजेंट्स हैं, जो वो राजाज हैं, उनको भी पता है कि उन्हें 1 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। एक श्योरिटी है ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट।
कैसे है श्योरिटी? उन्हें ये पता है कि जो स्टेट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो हमारा 1 रुपया नहीं छीनेगी। देख रहे हो समझदारी, 10 रुपये छीन रही है पर इतना उन्हें श्योरिटी है 1 रुपया नहीं छीनेगी तो वो खुश होंगे, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था। ठीक है, इससे क्या बोला गया? उन्होंने होप किया कि इस प्रोसेस से भैया एक इमर्जेंस ऑफ अ क्लास ऑफ ह्यूमन फार्मर्स एंड रिच लैंड ओनर्स होगी जो कैपिटल और एंटरप्राइज को इम्प्रूव करेंगे टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। आई बात समझ में? और साथ ही साथ वो कंपनी के लॉयल भी रहेंगे, राइट? ये अपना विन विन सिचुएशन देख रहे हैं, चाहे उनका जितना भी लॉस हो रहा हो। अब भैया प्रॉब्लम कहाँ आई? द प्रॉब्लम ले इन आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल्स। अब ये कौन करेगा, कौन इम्प्रूव करेगा एग्रीकल्चर को, और साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा टू पे अ फिक्स्ड रेवेन्यू टू द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे गलती कर गई है। इन्होंने क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ करी? राजाज एंड तालुकदार्स ऑफ बंगाल, जिनको अब क्या बोला जाता है? जमींदार्स बोला जाता है आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। हमने समझा पहले, ठीक है। एंड दे हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड इन परपेचुइटी, यानी कि आगे चलते जाओ जितने महीने साल बीत जाए ये रेवेन्यू फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन द जमींदार वाज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। आई बात समझ में? ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने आपको समझाया वही है कि कैसे वो इकट्ठा करता था विलेजर्स और टेनेंट से पैसे और ब्रिटिशर्स को देता था और फिर अपना प्रॉफिट बचा लेता था। ठीक है, और अगर उसने ये कमाई नहीं दी तो उसकी जो पूरी एरिया है वो ऑक्शन हो जाएगी। पूरा ब्रीफली मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये बस रीडिंग थी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमें समझ आ गया कैसे क्या हो रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जमींदार पेमेंट क्यों नहीं देते थे। वाई डिड दे डिफॉल्ट ऑन पेमेंट्स? चलिए, वाई डिड द जमींदार्स डिफॉल्ट देयर पेमेंट्स? क्यों वो पैसे जमा नहीं कर पाते थे? इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है कि भैया अब ये जो परपेचुइटी वाला रूल है, यानी कि फॉरएवर यही रेंट रहेगा, एक फिक्स्ड रेट रहेगा। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी पागल तो है नहीं, वो ऑब्वियसली बढ़ा चढ़ा के रेट बोलेगी कि भैया अगर आज से 1 साल बाद इनको प्रॉफिट हुआ तो हम चेंज तो कर नहीं पाएंगे कि हमें और बढ़ के रेवेन्यू दो। तो वो पहले ही 1 साल 2 साल बाद का सोच के चल रही है कि भैया तब इतना प्रॉफिट लूँगा, तो वो अभी से ही 100 रुपये ले रही है। ठीक है, चाहे कमाई उनकी 10 रुपये की हो रही हो, हम 100 रुपये लेंगे, क्योंकि भैया क्या पता तुम्हें 2 साल बाद जाके तुम्हारी 200 रुपये की कमाई हो जाए, फिर हमारा लॉस हो जाए। आई बात समझ में? सो द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। दिस वॉज बिकॉज इट वॉज फेल्ट दैट इफ द डिमांड वॉज फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम, so the company would never be able to claim a share of increased income from land when prices rose and cultivation expanded। जैसे मैंने आपको समझाया वही भारी भरकम इंग्लिश में लिख दिया है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। सेकंड फैक्टर क्या था, सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? भैया ये हाई डिमांड जो थी ये ऐसे समय पे थी 1790s पे, जब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, राइट? अब वो कम होगा तो कमाई भी कम होगी और रेंट भी कम दे पाएंगे ज़मींदार को, और ज़मींदार भी कम रेंट देगा ब्रिटिशर्स को, है ना? मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द रयट्स पेजेंट्स टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार्स। ठीक है भैया, अब जमींदार को वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे तो वो बेचारा आगे क्या देगा? सेकेंड प्रॉब्लम ये थी। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी भैया? द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल। भैया बारिश आए ना आए, बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, आपकी हार्वेस्ट उगे ना उगे, आपको फ़ायदा हो ना हो, आपको तो 100 रुपये देने ही पड़ेंगे। ये बात है, यानी कि इनवेरिएबल है, रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली, राइट? पंक्चुअलिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सनसेट लॉ की, भैया अगर इस दिन के सनसेट होने से पहले पेमेंट नहीं आई तो आपका सारा एरिया ऑक्शन हो जाएगा। क्लियर है? फोर्थ चीज क्या थी? ये आता है आंसर में, ये चारों पॉइंट बताने पड़ते हैं। दैट व्हाई डिड द जमींदार्स फेल्ड टू पे देयर रेवेन्यू। ठीक है, फोर्थ चीज ये थी भैया कि परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पेजेंट्स रयत एंड मैनेज हिज जमींदारी। उसकी पावर को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि वो मिलके आवाज़ ना उठा पाए अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। क्लियर है? इससे पहले हम सारे के सारे चारों पॉइंट सम अप करेंगे जो हम अपने आंसर में लिख के आएंगे। दीज विल बी योर सब हेडिंग्स। सबसे पहला क्या था? हाई रेट, है ना, क्योंकि परपेचुइटी में फिक्स था तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट था।
आगे चलते हैं। सेकंड था हमारा भैया दैट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वॉज वेरी वेरी लो, तो कोई भी उनके पास सोर्स ही नहीं था। थर्ड था हमारा इनवेरिएबल लॉज, ठीक है। और फोर्थ है हमारा पावर ऑफ जमींदार वॉज वेरी वेरी लिमिटेड एंड कंट्रोल्ड। क्लियर है? ये चार क्या है? रीजंस हैं ऑफ डिफॉल्टिंग पेमेंट। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्या किया जमींदार्स के साथ। कंट्रोल और रेगुलेट करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें, टू सबड्यू देयर अथॉरिटी एंड रिस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी, ताकि कोई हमसे लड़ ना ले, हमसे बढ़ के आवाज़ ना उठा दे। राइट, हमने पढ़ा है ना मुगल टाइम में क्या था, उनके पास एक लिमिटेड घोड़े होते थे। राइट, एक आर्मी होती थी, वो हटा दिया गया। कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई। द कचहरीज, कोर्ट्स जो उनके अंडर थे पहले, वो अब एक कलेक्टर के अंडर आ गए। ठीक है, तो उनकी पावर देख रहे हैं आप किस हद तक रिड्यूस कर दी गई। सो जमींदार्स लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस। अब ये आपका काम था ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, बाकी सब जिम्मेदारी किसी और की है। ठीक है, तो अब जमींदार्स अपना खुद का आधा काम कर रहे हैं और बाकी काम कौन कर रहा है? कलेक्टर। सो कलेक्टोरेट आ गया उनकी आधी जगह पे। ठीक है भैया, सो ओवर टाइम द कलेक्टोरेट इमर्ज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ जमींदार्स। अब देखिए इस पैराग्राफ से हमें एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। किन का? जो देखो ये हमने जो हायरार्की पढ़ी है एक बार समझो। सबसे ऊपर है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद है जमींदार्स, ठीक है, और उसके बाद कौन है? जो पेजेंट्स हैं, जो रयत्स हैं, हमने पढ़ा है ना। ठीक है, अब पेमेंट कैसे जाती है? पेजेंट जमींदार को देते हैं और जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को। राइट, ये हमने अभी तक समझा है। आई बात समझ में? अब देखिए, अब हम इनकी बात करेंगे इस वाले पैराग्राफ में। एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन कौन करता था? जमींदार का एक ऑफिसर अमला, वो जाके घर घर रेंट कलेक्ट करता था। बट भैया रेंट कलेक्शन वॉज अ पेरेनियल प्रॉब्लम, एक नेवर एंडिंग प्रॉब्लम थी। अब भैया आम लोगों को भी संभालना है, ये जो पेजेंट्स हैं, जो ये रयत्स हैं, ये अपने आप में बनेंगे, ये अपने आप में ज़मींदार्स को परेशान करने में इन्हें मज़ा आता था। क्योंकि भैया समटाइम्स बैड हार्वेस्ट, लो प्राइसेस मेड पेमेंट ऑफ ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द रयत्स, है ना। ठीक है, अब उनके पास पैसा ही नहीं है, बेचारे कहाँ से दें। एट अदर टाइम्स वो जान जान के पेमेंट डिले करते थे। क्लियर है? अब देखिए ये मेन चीज़ है, रिच रयत्स एंड विलेज हेडमैन, उनको क्या बोलते थे? जोतीदार्स एंड मंडल्स। ये जो रिच रयत्स थे, पेजेंट्स, ये क्या करते थे? ये रिच, जैसे ये खुद पेजेंट है, ये अपने अंडर और 2-3 लोगों को एम्प्लॉय करके काम कराते थे। तो ये जो रिच रयत्स थे भैया, ऑब्वियसली अभी ज़मींदार्स को परेशान करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ही आई वुड से हायरार्की में थे, दोनों रिच थे। ठीक है, सो दे वांटेड द जमींदार्स टू बी इन ट्रबल। कौन? रिच रयत्स एंड विलेज हेडमैन, वो कौन थे? मंडल्स। क्लियर है? चलिए, तो एक कॉम्पिटिशन आ गया जमींदार की तरफ। ठीक है, so the zamindar could not therefore easily assert his power over them. However, क्या कर सकता था जमींदार? सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग कर सकता था उनके अगेंस्ट जिन्होंने पेमेंट नहीं की, और जो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस था, पता नहीं कितने टाइम लग जाता था उसमें। आई बात समझ में? अब पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ रही है, कैसे बेचारा जमींदार फंस गया है बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द रयत्स। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं द राइज ऑफ जोतीदार्स। देखो भैया अभी तक हमने ज़मींदार्स पढ़े, राइट। अभी मैंने आपको जो एक फ्लो चार्ट बनाया था, है ना, ऊपर कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी, और नीचे कौन है? पेजेंट्स, है ना। अब इन पेजेंट्स में भी भैया जो रिच पेजेंट्स थे, दे वर कॉल्ड जोतीदार्स। ठीक है, उन्हें जोतीदार्स बुलाया जाता था। अब ये जोतीदार्स क्या करते थे? अपने अंडर छोटे छोटे पेजेंट्स एम्प्लॉय कर लेते थे, जो उनकी एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, तो यही बताया गया है कि भैया जब जमींदार्स की पावर नीचे हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, वो क्राइसिस फेस कर रहे थे, तो कौन ग्रो हो रहा था? पेजेंट्स। अ ग्रुप ऑफ रिच पेजेंट्स वर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन। कौन थे ये रिच पेजेंट्स? दीज क्लास ऑफ रिच पेजेंट्स वाज नोन एज जोतीदार्स। ठीक है भैया, अब जोतीदार्स क्या थे भैया? अब ये जोतीदार्स ऐसी पावर में आए कि भैया बाय द अर्ली 19th सेंचुरी जोतीदार्स हैड एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। उनके पास बहुत ज़मीन हो गई, एंड दे कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लेंडिंग। उनका ना एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया गाँव में। ठीक है,
एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअर। ये जो छोटे पेजेंट्स हैं उनके ऊपर तो इन्हीं का कब्जा चलता था, इन्हीं की पावर चलती थी, ये ट्रेड, मनी लेंडिंग सब कुछ करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये इनका मेन कैसे धंधा चलता था एग्रीकल्चर वाला, ये अपने अंडर शेयर क्रॉपर्स को एम्प्लॉय कर लेते थे। ये जो हमने यहाँ पे पढ़े, जो जिनको क्या बोला जाता है, अधियार्स या फिर बरगदर्स, जो क्या करते थे, खुद के प्लाउज लाते थे और फील्ड में खेती बाड़ी करते थे और बचा हुआ आधा प्रोड्यूस जोतीदार को दे देते थे, आधा वो खुद ले जाते थे। तो इसमें तो भैया जोतीदार बहुत स्मार्ट निकले, ना उन्हें काम करना पड़ रहा है, पैसे से सब कुछ हो रहा है और आधा प्रोडक्शन भी मिल रहा है। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये डबल कोट्स में भी आ जाती है सीबीएसई में। विद इन द विलेजेस द पावर ऑफ जोतीदार्स वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार्स। यानी कि भैया अब ये जोतीदार्स जो अभी तक नीचे थे, ये धीरे धीरे जमींदार्स को टक्कर देके ऊपर आने लगे। कैसे, ये मैंने ब्लू पॉइंटर से बताया है। सबसे पहली बात भैया क्या फ़र्क था, जोतीदार्स जो थे वो विलेज में रहते थे, विलेज वाले लोगों के पास रहते थे एकदम उनकी तरह। सो दे एक्सरसाइज्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पुअर विलेजर्स। ठीक है, नंबर 1 बात ये हो गई। नंबर 2 क्या भैया, वो जमींदार्स के जो एफर्ट था कि भैया हम और ज़्यादा रेवेन्यू हड़पें इन विलेजर्स से, जो जमा है उसको इंक्रीज करें, उसको रेजिस्ट करते थे, अपोज करते थे कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, है ना, क्योंकि जमींदार्स के अगेंस्ट थे इन मामलों में और उनको कभी भी उनकी ड्यूटी ढंग से नहीं करने देते थे, उनके रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करने देते थे और जो अपना इनका पेजेंट्स का ग्रुप था उनको भड़का देते थे जमींदार्स के खिलाफ। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। सबसे बड़ी बात, 4th पॉइंट, ये जो ऑक्शन होती थी ना जमींदार की एस्टेट की, उनमें से कौन होते थे जो लेना चाहते थे, वो काफ़ी सारे जोतीदार्स भी उन परचेजर्स में से होते थे। आई बात समझ में? सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था बिटवीन देम। और भैया ये जो जोतीदार्स थे सबसे ज़्यादा पावरफुल कहाँ थे, नॉर्थ बंगाल के एरिया में। और इनके अलग अलग सिनोनिम्स, नेम्स क्या क्या है, हावलादार्स, गंतीदार्स और मंडल्स। और इनका जो राइज था, ऑब्वियसली इट वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ जमींदार्स, इनकी ग्रोथ हुई जोतीदार्स। क्लियर है, ऐसा हुआ। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। ये देखिए अभी तक जो हमने समझा वो पूरा एक फ्लो चार्ट से हम रिवाइज करते हैं। सबसे ऊपर कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है भैया, उससे नीचे कौन ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देगा, जमींदार, कंट्रोल्स न्यूमरस विलेजेस, है ना। अब जमींदार के अंडर कौन उसको पैसे देगा, रैयत यानी कि पेजेंट्स। अब पेजेंट्स 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल पेजेंट्स और एक रिच पेजेंट, राइट। जोतीदार जो ट्रेडर भी है, मनी लेंडर भी है, ठीक है, और उसके अंडर काफ़ी सारे रैयत्स हैं जो काम करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे एक पूरा सीन चल रहा है। तो हमारे जो पेमेंट है उसका एरो कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में, राइट। ऐसे ऐसे पेमेंट जा रही है। क्लियर? आई बात समझ में? बल्ले बल्ले, सब कुछ क्लियर हो गया, नो मोर कंफ्यूजन। अब हम देखेंगे भैया ये जो जमींदार्स का रेजिस्ट है, इन्होंने क्या किया, जो ये बेचारे पिस रहे हैं बीच में, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय देम इन प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस कैसे करी। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आंसर आ जाता है। हाउ डिड द जमींदार्स रेजिस्ट, यार है क्या स्टेप्स लिए उन्होंने बचने के लिए खुद को। सबसे पहली चीज, फिक्टिशियस सेल वाज वन सच स्ट्रैटेजी, हमने पढ़ी। वो अपने ही बंदे बिठा देते थे ऑक्शन में, कई बार तो वो अपनी मदर के नेम पे वो परचेज कर लेते थे, क्योंकि क्या लॉ था, दैट प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन कुड नॉट बी टेकन ओवर। क्लियर है। उसके बाद देखिए नंबर 2 चाल, वो रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी को जान के रोक के रखते थे, पेमेंट नहीं करते थे, अनपेड बैलेंसेस को अक्यूमुलेट होने देते थे कि ठीक है हम रोके रखेंगे, हम पेमेंट नहीं दे रहे, जमा करते रहते थे। ठीक है, फिर क्या होता था, एज अ रिजल्ट क्या होगा, ऑक्शन होगी उनकी स्टेट की। ठीक है, अब भैया ऑक्शन में क्या होगा, उनके खुद के बंदे खरीद लेंगे, ठीक है, उनके जो सर्वेंट्स हैं या फिर एजेंट्स हैं वो खरीद लेते थे। अब भैया ये जो एजेंट्स हैं ये ऑक्शन की पेमेंट नहीं करते थे, ठीक है, तो ऑब्वियसली अब उनके पास आई नहीं वो एस्टेट, वापस से क्या होता था, ऑक्शन होता था और फिर यही सब घूमता था। वो ले तो लेते थे पर पेमेंट नहीं करते थे, तो वापस से ऑक्शन होता था। अब इस चक्कर में ना जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो गए, तो वो क्या करते थे, एट दी एंड राजा को ही कम पैसे में उसकी एस्टेट वापस दे देते थे। आई बात समझ में? पूरा चक्रव्यूह देख रहे हो। तो भैया राजा माला माल हो गया ना, उसने पेमेंट करी रेवेन्यू की, उसे अपनी
वो भी एस्टेट भी मिल गया कम दाम में, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड स्ट्रैटेजी। आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ में यही एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे ऑक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता था। अब देखिए, देयर वर अदर वेज इन विच जमींदार सर्कमवेंटेड डिस्प्लेसमेंट। जमींदार कैसे अपनी जो जगह है, पोजीशन है, उसको बनाए रखते थे। सबसे पहली बात तो भैया, जब कोई जमींदारी से बाहर एस्टेट खरीद लेता था, आउटसाइड दी जमींदारी, ठीक है, किसी और परचेजर को मिल गई, तो भैया उसका जीना हराम कर देते थे, उसको वहाँ रहने ही नहीं देते थे। कैसे? कभी उनको लठियाल से अटैक हो रहे हैं, कभी फॉर्मर जमींदार अटैक कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, समटाइम्स इवन द रायट्स रेजिस्टेड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स। तो भैया उस परचेजर के अगेंस्ट अपना जमींदार तो था ही था, साथ में रैयत्स भी थे, पेमेंट्स भी थे, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद आता कि भाई कोई बाहर का आके हम पे रूल करे, इससे बढ़िया तो जमींदार ही है। दे हैड अ सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड परसीव्ड हिम एज अ फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड देमसेल्व्स एज हिज प्रजा सब्जेक्ट्स। किसकी बात हो रही है? जमींदार और पेजेंट्स, रैयत्स की रिलेशनशिप की। क्लियर है? आगे चलते हैं भैया। अब हम आते हैं, जब हमारे ये 1790s जो है ये ख़त्म हो गए और हम 1800s यानी कि 19th सेंचुरी में आ गए हैं। अब भैया ये जो एग्रीकल्चरल डिप्रेशन था, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है, थोड़ी सी तरक्की हुई। तो क्या हुआ? रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो मेड फ्लेक्सिबल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आई एंड द जमींदार्स केम बैक टू पावर एंड वर स्ट्रेंथेंड इन द विलेजेस। क्लियर है? बट भैया अब हम देखेंगे इसके बाद कौन सा फेज आएगा, 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आएगा, तब फाइनली जमींदार्स का सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एंड ज्योतिदार्स पावर में आ जाएंगे। आई बात समझ में? बढ़िया। अब हम चलते हैं द फिफ्थ रिपोर्ट पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, क्योंकि इससे हम एक शिफ्ट समझेंगे कैसे क्या चल रहा था ब्रिटिश से रिलेटेड, ब्रिटेन से रिलेटेड। तो देखिए फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी? ये एक तरीके की रिपोर्ट थी विच वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813, ठीक है। 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें क्या थी? इट वॉज द फिफ्थ ऑफ अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कि भैया ब्रिटेन ने पूछा, जो वहाँ की क्वीन थी, उन्होंने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो यहाँ पे, हमें पूरी जानकारी दो, पूरी रिपोर्ट दो, इतने टाइम में आपने क्या क्या किया है, क्या रेवेन्यू आया है, सब कुछ। क्लियर है? चलिए, सो दिस वॉज रेफर्ड एज द फिफ्थ रिपोर्ट एंड ये 1002 पेजेस की थी, 1002 पेजेस की, जिसमें 800 पेजेस की तो अपेंडिसेस थी दैट रिप्रोड्यूस्ड पेटिशंस ऑफ जमींदार्स एंड रैयत्स, रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, स्टैटिस्टिकल टेबल्स ऑन रेवेन्यू रिटर्न्स, नोट्स ऑन द रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास। क्लियर है? तो ये सब था हमारा फिफ्थ रिपोर्ट का पार्ट। अब हम जानेंगे कि ये फिफ्थ रिपोर्ट आखिर सीन में क्यों आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों मांगी एक रिपोर्ट। क्योंकि भैया जब से ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे ट्रेड करने आई, तो एक बहुत ज़्यादा ही उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर ली। मोनोपोली यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल आप ही हो इस एरिया में, आप ही की चल रही है और कोई आपके पास कंपटीशन है ही नहीं ट्रेड के एरिया में। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बहुत क्लोजली वॉच हो रही थी और डिबेट हो रही थी कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ पे। सो ऑल दोज ब्रिटिशर्स इन इंग्लैंड अपोज्ड टू द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कहते भैया कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, जो ब्रिटेन एज अ होल है, जो ब्रिटेन कंट्री है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। सो दे डिमांडेड दैट आप रेवोकेशन करो ऑफ द रॉयल चार्टर दैट गेव द कंपनी दिस मोनोपोली। आप लॉ को बदलो। कौन? क्राउन को कह रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर आपने कॉन्फर करी है उसको हटा दो, ठीक है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फायदा तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है बट नॉट टू दी ब्रिटिश नेशन एज अ होल। क्यों भैया? क्योंकि कंपनी कितना मिसरूल कर रही है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, करप्शन और ग्रीड जो कंपनी ऑफिशियल्स के अंडर है वो हम देख पा रहे हैं, वो प्रेस में दिख रही है और हमें समझ आ रहा है कि ब्रिटेन एज अ कंट्री का यूज हो रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऑफिशियल्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है। सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स in the late 18th century to regulate and control the company rule in India। कौन सा एक्ट था? एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्च करके बताइए मुझे, कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, कौन सा एक्ट था ये जो
एक शिफ्ट ऑफ पावर हुआ फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, ठीक है। और इसी चक्कर में रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करनी पड़ी कंपनी को टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट कि देखिए हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। सो द फिफ्थ रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ सेलेक्ट कमिटी। क्लियर है? डन। ये दो पैराग्राफ्स बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जस्ट गिव इट अ रीड। ये बताया गया कि फिफ्थ रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इनवैल्यूएबल है, और जो बाकी सोर्स है वो क्या है? आर्काइव्स ऑफ वेरियस बंगाल जमींदार्स एंड द लोकल रिकॉर्ड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर है? इनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि कैसे क्या वहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था और मिसयूज हो रहा था। ओके, बट ये भी बताया गया है कि हम फिफ्थ रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। वी हैव टू बी क्रिटिकल ऑफ सर्टन थिंग्स, राइट? ठीक है, ये बताया गया है, बहुत बेसिक है, कॉमन है, रीडिंग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द हो एंड द प्लाउ। तो भैया अभी यहाँ पे हमने बंगाल की सिचुएशन तो समझ ली है, हमारा एक एरिया कवर हो गया है। अब हम कहाँ चलेंगे? पढ़ा था ना आर से, राजमहल हिल्स में। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन है? संथल्स हैं और पहाड़ियाज हैं। ये लोगों के नाम है, ओके, लोगों के ग्रुप के नाम, एक कम्युनिटी के नाम, राइट? जैसे जो ट्राइबल्स होते हैं वैसे। क्लियर है? चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द हो एंड द प्लाउ। तो भैया ये हो और प्लाउ क्या होता है? इसका मतलब, हो का मतलब भी एक एग्रीकल्चरल टूल है और प्लाउ का मतलब भी। हो और प्लाउ की पिक्चर में यहाँ इंसर्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहली बात तो हो रिप्रेजेंट्स दी पहाड़ियाज एंड प्लाउ रिप्रेजेंट्स दी संथल्स। ठीक है, दोनों अलग अलग कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, हम डिटेल में अभी समझेंगे। अच्छा जी, अभी हमने बंगाल की बात करी थी, फ्रॉम द वेटलैंड्स ऑफ बंगाल। अब हम चलते हैं ड्रायर जोन्स की तरफ, जहाँ पे पहले बंगाल में क्या सेटल्ड कल्टिवेशन प्रैक्टिस होता था, बट यहाँ पे क्या होगा? शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो हम बंगाल से जब राजमहल जा रहे हैं तो यहाँ से सेटल्ड एग्रीकल्चर से हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है भैया? जहाँ पे एक जगह रह के कल्टीवेशन नहीं होती, जगह जगह घूमते रहते हो, राइट? यू आर जस्ट वॉन्डरर्स, जैसे बंजाराज होते हैं, एक जगह कल्टीवेशन की, फिर वहाँ लैंड क्लियर करके न्यू लैंड पे चले जाएंगे। तो वो होता था राजमहल में। तो यहाँ पे हम पहाड़ियाज की बात करेंगे। चलिए, इन द हिल्स ऑफ राजमहल। तो भैया ये हिल्स ऑफ राजमहल में हमें कहाँ से पता चल रहा है कि ये सब हो रहा है? बुचानन के रिकॉर्ड से। बुचानन वॉज अ ट्रैवलर। अभी हम और डिटेल में समझेंगे। बुचानन वॉज एक्चुअली एन एम्प्लॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वो पूरे सर्वे करने के लिए, इंफॉर्मेशन जानने के लिए जगह जगह ट्रैवल करते थे, राइट? तो उनके रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि भैया जी राजमहल हिल्स में जो लोग रहते थे देवर नोन एज दी पहाड़ियाज। क्लियर है? अब जब वो राजमहल हिल्स में पहुंचे, उन्होंने देखा दैट दीज हिल्स अपीयर्ड इम्पेनेट्रेबल, कि यहाँ तो आप अंदर जा ही नहीं सकते, इतनी खतरनाक, सिग्निफाइड डेंजर, इतनी खतरनाक लगती हैं ये, राइट? वहाँ के लोग कैसे हैं? हॉस्टाइल है, एप्रीहेंसिव ऑफ ऑफिशियल्स एंड अनविलिंग टू टॉक टू देम। बहुत ज़्यादा अनवेलकमिंग है, वो अपने में रहना चाहते हैं। जैसे ट्राइबल पीपल होते हैं ना, उन्हें लगता है अगर कोई भी बाहर से आ रहा है तो क्या करेगा? उनका लैंड हड़प लेगा। ठीक है, उनका जो लाइफस्टाइल है, सिंप्लिसिटी है, वो सब कुछ चेंज कर देगा, मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है, उनके कल्चर को वो ख़त्म कर देना चाहता है। वैसा ही पहाड़ियाज का सीन था, एग्जैक्टली वैसा ही। ठीक है, दे डेजर्टेड देयर विलेजेस एंड एब्सकॉन्डेड। अब भैया ये जो बुचानन के रिकॉर्ड्स हैं, ये एक्टेड एज अ डायरी ऑफ प्लेसेस ही विजिटेड, यानी कि वो सारी जगहें बताता था जहाँ जहाँ वो गए, फिर पीपल ही एनकाउंटर्ड एंड द प्रैक्टिसेस ही सॉ। ये सब कुछ बुचानन के अकाउंट से हमें पता चलता है। तो अब हम पहाड़ियाज के बारे में ये सब जानेंगे। वी लर्न दैट दीज हिल फोक वर नोन एज पहाड़ियाज। दे लिव्ड अराउंड द राजमहल्स। क्या क्या करते थे वो? अब ये पूरा डिस्क्रिप्शन पहाड़ियाज के बारे में है। सब्सिस्टिंग ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे रहते थे, यानी कि नेचुरल एकदम खाना पीना। प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जैसे मैंने आपको समझाया क्या होता है? क्लियर्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेस एंड बर्निंग द अंडरग्रोथ। ठीक है, उसके बाद से पोटैश मिलता था जो ऐश से, ठीक है, अंडरग्रोथ घास फूस को जला के जो पोटेशियम मिलता था, उससे क्या करते थे? वेराइटी ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स ग्रो करते थे अपने खाने के लिए। तो ऐसा इनका पूरा जो ये है कंजम्पशन पैटर्न चलता था।
ठीक है। दे स्क्रैच द ग्राउंड लाइटली विद होज, आ गया ना होज का रोल, जो हमने वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ा एग्रीकल्चर में काम आता है। कल्टिवेटेड द क्लियर्ड लैंड फॉर अ वेरी फ्यू ईयर्स एंड देन उसको छोड़ के ताकि वो रिकवर कर ले फर्टिलिटी अपनी, नए एरिया में चले जाते थे। इसीलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोला गया है और सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं बोला गया, क्योंकि ये सेटल्ड एग्रीकल्चर प्लेन्स में हमने देखा ना, बंगाल के प्लेन्स में। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्या क्या करते थे वो। फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कलेक्टेड माहुआ, अ फ्लावर फॉर फूड, सिल्क कोकून्स एंड रेजिन फॉर सेल एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET पर्सपेक्टिव, MCQ से देखे तो माहुआ। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। और वो कैटल के लिए पैस्चर भी प्रोवाइड करते थे वो फैलो लैंड से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भैया। द लाइफ ऑफ पहाड़ियाज वॉज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द फॉरेस्ट, क्योंकि उनका हर एक एस्पेक्ट लाइफ का, अगर हम कंजम्पशन की बात करें, राइट, उनका प्रोडक्शन की बात करें, एग्रीकल्चर, वो सब कुछ पूरा सस्टेन वो किस पे करते थे? फॉरेस्ट पे, राइट। सो फॉरेस्ट वाज देयर होमलैंड, तो उसको वो अपना पूरा एरिया, लैंड को अपना रीजन समझते थे। और सिर्फ लैंड नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी और उनका सर्वाइवल, समझ रहे हैं आप वो कितना ज्यादा अटैच्ड थे। इसी कारण से दे रेजिस्टेड द इंट्रूशन ऑफ आउटसाइडर्स। कोई बाहर से आए, चाहे अब वो बुचानन हो या कोई भी हो, तो हम उससे हॉस्टाइल रहेंगे, एक दीवार बना लेंगे, क्योंकि हमें डर है कि ये जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारा ट्रेडिशन है, ये जो हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एकदम फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जीने का लाइफस्टाइल है, वो कहीं खराब ना हो जाए, वो कहीं खत्म ना हो जाए। क्लियर है? चलिए अब भैया, हमारे पहाड़ियाज का भी एक चीफ होता था, एक अगर कोई ग्रुप है तो उसको लीड करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो इट वाज द चीफ। क्लियर है? ये देखिए, द चीफ्स मेंटेन द यूनिटी ऑफ द ग्रुप। क्या क्या करते थे चीफ्स? सेटल डिस्प्यूट्स एंड लेड द ट्राइब इनटू बैटल्स विद अदर ट्राइब्स। क्या क्या करते थे? उनकी यूनिटी बनाए रखते थे, अगर झगड़ा हो गया लोगों के बीच में सॉल्व करते थे, और अगर पूरी ट्राइब को कहीं दूसरी ट्राइब से लड़ने जाना है, ठीक है, बैटल में जाना है, तो पूरी तैयारी करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहाड़ियाज का एक रेगुलर स्टंट क्या रहता था कि वो प्लेन्स में जाके रेड करते थे, वेयर सेटल्ड कल्चरिस्ट्स लिव्ड। ठीक है, तो यहाँ जो प्लेन्स थे वहाँ सेटल्ड एग्रीकल्चर था, और पहाड़ियाज में क्या था? शिफ्टिंग। तो वो वहाँ जाके रेड मारते थे ताकि उन्हें इकोनॉमिकली भी बेनिफिट होए और उनके लिए नेसेसरी थी सर्वाइवल के लिए। इट वॉज अ वे ऑफ असर्टिंग पावर ओवर सेटल्ड कम्युनिटीज़ कि हम आपसे ज़्यादा पावरफुल है, और देखो हमारी इतनी पावर है कि हम आपके पास आके आपसे छीन के ले जा रहे हैं रिसोर्सेज। क्लियर है? एंड they were a means of negotiating political relations with outsiders। क्लियर है? अच्छा, कैसे भैया? ये देखिए, अब इस सिस्टम से एक और नई चीज़ आई। जो चीफ था वो प्लेन्स में जाके कहता, ठीक है, आप हमें मंथली कुछ ना कुछ अलाउंस दो और हम सेफ्टी बना के रखेंगे कि ऐसी कोई रेड नहीं होगी आप पे। देख रहे हैं? सो द जमींदार्स ऑन द प्लेन हैड टू परचेज पीस बाय पेइंग अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ्स। आई बात समझ में? ट्रेडर्स, सिमिलरली ट्रेडर्स भी करते थे ताकि भैया उनको परमिशन मिले टू यूज़ द पासेस, जो जंगल के रास्ते थे वो ट्रेड के लिए वो यूज़ कर पाए, तो वो भी अपने पहाड़िया चीफ्स को कुछ अलाउंस देते थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। दिस नेगोशिएटेड पीस वॉज समवॉट फ्रेजाइल। इसका क्या मतलब है? आ सकता है डबल कोट्स में कि भैया कभी कभी बहुत ज़्यादा ही मनमुटाव आ जाते थे, बैटल होने लगती थी बिटवीन द टू डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग। ऐसा कब हुआ? जब when the frontiers of settled agriculture were being aggressively extended in eastern India। यानी कि भैया अब तुम पहाड़ियों के रीजन में आके उनका सारा कल्चर ख़त्म कर रहे हो और तुम चाहते हो वो भी कन्वर्ट हो जाएं, सेटल्ड एग्रीकल्चर में आ जाएं इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, कैसा हुआ ये? जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए एनकरेज किया लोगों को, उन्हें बोला कि अनकल्टिवेटेड लैंड्स को राइस फील्ड्स में बदल दो, तब जाके ये जो डर था कि उनका सारा जो लैंड है वो उनसे छिन जाएगा, ये जागरूक हुआ, एक रियलिटी में बदल गया। और ऐसा क्यों था? क्योंकि भैया ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग तो सेटल्ड एग्रीकल्चर ही एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिविंग था, उसी से अच्छे मकाम तक एक इकोनॉमी पहुंच सकती है, और जिस लेवल तक वो स्प्रेड होगा उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगी कंट्री की। राइट?
और इससे क्या होगा, सोर्सेज ऑफ लैंड रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट बढ़ेगा एंड द बेसिस ऑफ सेटल्ड एंड ऑर्डर्ड सोसाइटी एस्टैब्लिश होगी, ठीक है. दैट इज वाई सो द ब्रिटिशर्स सॉ पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया सैवेज, अनरूली, प्रिमिटिव एंड डिफिकल्ट टू गवर्न, कि भैया एकदम ये तो वाइल्ड ही हैं, इनको कैसे ही सुधारें, कैसे, जब हम इनको एक मॉडर्न वे में शिफ्ट करें, एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से सेटल्ड एग्रीकल्चर में जाएं, एक सोसाइटी एस्टैब्लिश कर पाए, एक पार्ट बन पाए. सो इस कारण से सेटल्ड एग्रीकल्चर को एस्टैब्लिश किया जाए पहाड़िया के लिए भी, एंड फॉरेस्ट पीपल को सिविलाइज्ड किया जाए, कैसे रहते हैं, रहना सहना, मॉडर्न पना, चलना फिरना, सब कुछ सिखाया जाए. टेम्ड, सिविलाइज्ड एंड परसुएडेड टू गिव अप हंटिंग एंड टेक टू प्लाउ एग्रीकल्चर, कि भैया उनका जो पूरा ये पैटर्न है एग्जिस्टेंस का यही चेंज हो जाए, जो वो काम कर रहे हैं हंटर गैदरर्स की जगह अब वो सेटल्ड कल्चरलिस्ट्स बन जाए. क्लियर है, दिस वाज द एम ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है भैया. सो दिस वाज द फैक्टर दैट शार्पन्ड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिल फोक and settled cultivators. These were the bone of contention. क्लियर है. अब भैया इधर हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसीज या फिर क्या स्टेप्स लिए टू टेक कंट्रोल ओवर द पहाड़ियाज. क्लियर है. 1770s में भैया सीधा एक ब्रूटल पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन निकाल दी कि इनको मारना शुरू कर दो, हंटिंग द पहाड़ियाज डाउन एंड किलिंग देम. कैन यू बिलीव दिस. उसके बाद 1780s में Augustus Cleveland, the collector of Bhagalpur, important for CUET MCQ perspective, proposed the policy of pacification. अब दूसरी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन. इसका मतलब क्या था कि भैया दिमाग लगाया इन्होंने और बोला कि ये जो पहाड़िया चीफ्स हैं, हम इन्हें मंथली अलाउंस देंगे और ये हमें वादा करेंगे कि कोई भी मिसकंडक्ट नहीं होगा और इनकी पूरी कम्युनिटी प्रॉपरली आराम से रहेगी, पीसफुली. क्लियर है. To maintain law and order in the localities and discipline their own people. अब भैया क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो चीफ्स ने मना कर दिया और जो लेने लगे उनको, जो पहाड़िया पीपल थे उन्होंने अबैंडन कर दिया, एकदम उनको चीफ कंसिडर करना बंद कर दिया, राइट. बिकॉज वो ये सोचते थे कि ये तो एम्प्लॉय बन गया है ब्रिटिशर्स का, स्टाइपेंडरी चीफ्स, एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर बन गया अंडर द ब्रिटिशर्स. सो दीज वर द रीजन्स जिसके कारण भैया पहाड़िया जो पहले हिल पे यहाँ रहते थे, फिर वो धीरे धीरे और दूर जाने लगे. दे स्टार्टेड टू withdrew deep into the mountains, insulating themselves from hostile forces and carrying on a war with outsiders. अब समझ में आई, बेचारे पहाड़ियाज की गलती नहीं है, जो उनके साथ हुआ है वो फैक्टर है जो इस चीज का कॉज है. तो दैट इज व्हाई एवरी वाइट मैन अपीयर टू रिप्रेजेंट पावर that was destroying their way of life and means of survival, snatching away their control over forests and land. Conclusion. क्लियर है भैया. अब हम चलते हैं आगे. अभी तक तो पहाड़ियाज पढ़ा हमने. अब न्यूअर इंटीमेशंस ऑफ डेंजर, एक और डेंजर आ गया बेचारे पहाड़ियों के लिए. क्या? संथल्स वाज अनदर ग्रुप ऑफ सेटलर्स. चलिए देखते हैं इनमें क्या फर्क था. संथल्स वर पोरिंग इनटू द एरिया. उनके इलाके में आ रहे थे, फॉरेस्ट्स को क्लियर कर रहे थे, कटिंग डाउन द टिम्बर, वुड को काट रहे थे और वहाँ पे प्लाउइंग कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, ग्रोइंग राइस एंड कॉटन. क्लियर है. चलिए, एज द लोअर हिल्स वर टेकन ओवर बाय संथल सेटलर्स, द पहाड़ियाज रिसीडेड डीपर इनटू द राजमहल हिल्स. यहाँ पे हमने ये पर्वत बनाया, हिल्स बनाई, यहाँ से आ रहे थे अब हमारे संथल्स. तो क्या करेंगे बेचारे पहाड़ियाज, और ज्यादा दूर जाएंगे. क्लियर है. सो इफ पहाड़िया लाइफ was symbolized by the hoe which they used for shifting cultivation, the settlers, the santhals came to represent the power of the plow, जो हमने शुरू में पढ़ा. क्लियर है. The battle between the hoe and the plow was a long one. ये इन्वर्टेड कॉमास में आ सकता है. क्लियर है. इसमें हम पूरा डिस्प्यूट बताएंगे बिटवीन संथल्स एंड पहाड़ियाज. क्लियर है, जो हमने अभी पढ़ा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द संथल्स, पायोनियर सेटलर्स, कि भैया दे वर द फर्स्ट वंस टू सेटल. चलिए देखते हैं. एट द एंड ऑफ 1810 बुचानन क्रॉस्ड गंजूरिया पहाड़ विच वॉज पार्ट ऑफ द राजमहल रेंजेस. ठीक है, राजमहल हिल्स का एक पार्ट था गंजूरिया पहाड़. वहां से जब क्रॉस किया उसको, थ्रू द रॉकी कंट्री बियॉन्ड रीच्ड अ विलेज, वहां पे एक विलेज मिला.
इट वॉज एन ओल्ड विलेज, बट उस विलेज के पास ना एक्सटेंडेड कल्टिवेशन, अच्छे से प्रॉपरली कल्टिवेशन हुई थी. सो ही thought it have been transformed through proper application of human labor. यानी कि भैया संथल्स थे ये जो जिन्होंने प्रॉपर कल्टिवेशन किया है इस एरिया में. सो nowhere had Buchanan seen फाइनर टोबैको एंड मस्टर्ड, वहाँ पे जो कल्टिवेशन की हुई थी. फिर पता चला दैट संथल्स ने ये एग्रीकल्चर किया है. तो हमारे जो संथल्स थे वो अराउंड 1800 आके यहाँ पे सेटल हो गए थे. हाउ डिड द संथल्स रीच द राजमहल हिल्स भैया? द संथल्स हैड बिगन टू कम इनटू बंगाल अराउंड 1780s. फिर क्या हुआ, जमींदार उन्हें हायर करते थे कि वो उनकी कल्टिवेशन करे, एक्सपैंड करे एग्रीकल्चर को, और ब्रिटिशर्स भी उनको बुलाते थे टू सेटल इन द जंगल महल्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया पहाड़ियाज पे तो उनका रूल चला नहीं, पहाड़ियाज ने तो उनकी बात मानी नहीं, तो उन्हें संथल्स से ये काम कराना पड़ा. क्लियर? द पहाड़ियाज रिफ्यूज्ड टू कट ट्रीज, रेजिस्टेड टचिंग द प्लाउ एंड कंटिन्यूड टू बी शिफ्टिंग एग्रीकल्चरिस्ट्स. So for the Britishers and the zamindars, the Santhals by contrast appear to be the ideal settlers, clearing forests and plowing the land with vigor. जो वो चाहते थे कि भैया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े, कल्टिवेटेड लैंड स्प्रेड हो और फॉरेस्ट्स को हटा दिया जाए ताकि फुल यूटिलाइजेशन हो लैंड की. क्लियर है? चलिए, द संथल्स वर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ राजमहल. उनको वहाँ पे प्रॉपर लैंड दे दिए कि आप यहीं पे रहिए, आराम से सेटल हो जाइए. वो लैंड क्या बोला जाता था? दामीन ए को. वेरी इंपॉर्टेंट CUET के पर्सपेक्टिव से, द लैंड ऑफ द संथल्स. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, वहाँ पे वो रहते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे एंड बिकेम सेटल्ड पेजेंट्स. द लैंड ग्रांट टू द संथल्स स्टिपुलेटेड दैट एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया. क्या बोला गया? एक कंडीशन दी गई कि भैया 1/10 ऑफ द एरिया अगले 10 सालों में क्या हो जाना चाहिए, क्लियर करके वहाँ पे प्रॉपर कल्टिवेशन हो जानी चाहिए. ये एक कंडीशन थी लैंड ग्रांट की बाय द ब्रिटिशर्स. क्लियर है? चलिए, सो इस टेरिटरी को सर्वे किया गया, मैप करा गया और प्रॉपर सिस्टमैटिकली बना दिया गया. आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दामीन ए को भैया हमारी जो संथल सेटलमेंट्स थी वो रैपिडली इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन भी उनकी बढ़ गई. क्लियर है? एज कल्टिवेशन एक्सपैंडेड एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू फ्लोड इनटू द कंपनीज कॉफर्स. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी कंपनी भी, इतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, इतना फ़ायदा हो रहा है. तो भैया एक और चीज़ हमें संथल मिथ्स और संथल सॉन्ग्स से ये पता चला है कि जो उनकी पास्ट हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा ही एक टायरलेस जर्नी पे थे, एक सर्च में थे कि हमें कहाँ प्रॉपर सेटल होने को मिलेगा. एंड दिस सर्च केम टू एन एंड विद दामीन ए को. क्लियर है? चलिए, अब भैया जब संथल्स तो राजमहल हिल्स के एकदम फुट में सेटल हो गए, पेरिफेरीज पे, बॉर्डर्स पे, पहाड़ियाज बेचारे क्या करें, वो और ज़्यादा डीपर इनटू द हिल्स जाके छुप गए. ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मूविंग डाउन टू द लोअर हिल्स. भैया अब वो ऑब्वियसली नीचे तो उतर नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो हमारे संथल्स हैं, तो वो बेचारे कन्फाइंड रह गए टू द ड्राई इंटीरियर एंड टू द मोर बैरन एंड रॉकी अपर हिल्स. राइट, ये हिल्स हैं एकदम अपर हिल्स में, एकदम विड्रॉ होके वहाँ एकदम ड्रायर कंडीशंस में वो रह गए. अब बेचारे वो वहाँ पे अपना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें तो आदत है न्यू लैंड पे जाके कल्टिवेशन करने की, और रिस्ट्रिक्टेड उनके पास लैंड है. तो their lives were severely affected, empowering them in the long term. क्योंकि अब भैया ऑब्वियसली वो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बार बार रीगेन नहीं कर पा रहे थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, एंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स बिकेम इनएक्सेसिबल टू देम, क्योंकि वो संथल्स के लैंड में दामीन ए को का हिस्सा बन चुका था. सो कंक्लूजन में क्या हुआ भैया, पहाड़ियाज का लाइफस्टाइल बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ एंड दे विड्रू डीपर इनटू द हिल्स. हाउएवर, by contrast, Santhals gave up their earlier life of mobility and settled down in दामीन ए को. क्लियर है? अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे जब संथल्स के हाथ से उनका लैंड निकलने लगा, उनको दिखा कि यार हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक रेबेलियन हुआ बाय द संथल्स. समझिए, देखो जब संथल्स को पता चला कि यार हमारे हाथ से ना ये
लैंड जो कल्टीवेशन के अंडर हमने किया है ये तो जा रहा है, ये तो ब्रिटिशर्स का हो रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है, स्टेट वॉज लिवाइंग हैवी टैक्सेस ऑन द लैंड, हमें इतना सारा पैसे भी देने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ जो मनी लेंडर्स हैं, दिक्कूज हैं, वो इतना हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे हमें पैसे दे रहे हैं, हमारा तो नुकसान होते जा रहा है। और साथ साथ हमारा लैंड ले रहे हैं, अगर हम पैसे चुका नहीं पा रहे तो। ऊपर से भैया जमींदार हैं वो कंट्रोल गेन कर रहे हैं हमारे दामीन एक कोह पे। तो भैया हम क्या करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये 4 पॉइंट। सबसे पहले हैवी टैक्सेस, मनी लेंडर्स हाई इंटरेस्ट रेट, जमींदार्स असर्टिंग कंट्रोल एंड द लैंड स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड। ये प्रॉब्लम्स थी दैट द संथल्स वर फेसिंग। क्लियर है। फिर क्या हुआ, 1850s में संथल्स ने कहा दिस इज टाइम टू रिवोल्ट, रिबेल अगेंस्ट जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड द कॉलोनियल स्टेट। क्लियर है भैया। फिर क्या हुआ, सक्सेसफुली आफ्टर द संथल रिवोल्ट 1855 से 1856 में जो हुई, उन्हें अपना खुद का एक संथल परगना असाइन कर दिया गया। परगना सब डिविजन जो हमने पढ़ा था, राइट। कार्विंग आउट 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम। चलो उनको अपना प्रॉपर एरिया लैंड असाइन हो गया एंड दिस मूवमेंट वाज सक्सेसफुल। Moving on to page number 274, this is the last page for CBSE boards 2022, but for CUET पूरा chapter आएगा, right? And for other years, जो भी आप जब भी जिस भी साल में ये बोर्ड्स के लिए देख रहे हैं, probably cross check the syllabus, but हम ये पूरा कवर करेंगे। क्लियर है। चलिए, द अकाउंट्स ऑफ बुचानन। अब हम बुचानन के बारे में कुछ जानेंगे। ये जो मैंने हाईलाइट किया इसमें सिर्फ और सिर्फ वही रेलेवेंट है, क्विकली रीड करते हैं। ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, दैट इज वाई जहाँ जहाँ वो जाते थे वो अपने साथ लार्ज आर्मी ऑफ पीपल लेके जाते थे, जिसमें ड्रॉट्समैन, सर्वेयर्स, पैलिंक्विन बियरर्स, कुलीज, ये सब होते थे। तो भैया आपको इतनी बड़ी फौज लेके आ रहा है तो जो नॉर्मल सा इंसान है, जो पहाड़िया है, वो तो डर ही जाएगा कि ये तो भैया ब्रिटिशर्स के कोई सर्वेंट है या ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करता है ना, हमसे तो ये कुछ छीन लेगा या सब बहुत ऑप्रेस हो जाते थे। ठीक है, सो ही एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ द सरकार, ऐसा सबको लगता था। बुचानन हैड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, उसको बताया गया था कि आपको क्या देखना है, क्या ढूंढना है और क्या रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये सारा जो सर्वे हो रहा था ये किस लिए हो रहा था, ताकि ब्रिटिशर्स जान सके और अच्छे से कहाँ पे कौन सा रिसोर्सेज है, कहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, क्या ग्रोथ हो सकती है, राइट। क्लियर है। सो कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स पावर एंड एक्सपांडेड इट्स कॉमर्स। कैसे, इट लुक्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज जो वो कंट्रोल कर सके और एक्सप्लॉइट कर सके और अपने हित के लिए यूज कर सके। बुचानन अनडाउटेडली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर वाज वन सच इंडिविजुअल जो ये सारी खबरें, ये सारी डिस्कवरीज, नेचुरल रिसोर्सेज, रेवेन्यू सोर्सेज, लैंडस्केप्स जाके ब्रिटिशर्स को बताएगा कि देखो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। That is why he searched for minerals, stones that were commercially valuable. He recorded all signs of iron ore, granite and sulfate. ये सब कुछ वो ढूंढ रहा था as based on the rule by the East India Company. तो भैया इस चीज़ को हमें ध्यान में रख के चलना है कि वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था। So that is why जो उसकी रिकॉर्ड्स हैं वो एकदम अनबायस्ड नहीं हो सकते, वो थोड़े से बायस्ड होंगे टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। चलिए ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अ रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, द बॉम्बे डेक्कन। हमने पढ़ा था हम 3 एरियाज को एनालाइज करेंगे, राइट। सबसे पहले बंगाल, फिर राजमहल हिल्स एंड फिर डेक्कन। क्लियर है। अब हम डेक्कन पे आ गए हैं, बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ जो हाईलाइट किया हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगी अपने वर्ड्स में, घबराना नहीं है, एक स्टोरी की तरह सुनते जाओ फटाफट। तो भैया अभी तक हम ईस्ट पार्ट में थे इंडिया के, है ना, बंगाल, राजमहल हिल्स। अब हम चलेंगे वेस्टर्न पार्ट पे, डेक्कन एरिया में, ठीक है, बॉम्बे डेक्कन में। क्लियर है। चलिए, इसमें हम सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करेंगे वो है अ पेजेंट रिवोल्ट। पेजेंट्स ने वहाँ पे एक रिवोल्ट करी, वो कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई। तो ये जो पेजेंट्स रिवोल्ट थी ये अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड ग्रेन डीलर्स हुई। मनी लेंडर्स जो हमें लोन पे पैसे देते हैं उनके अगेंस्ट, और ग्रेन डीलर्स यानी कि जो शॉपकीपर्स हैं उन सब के अगेंस्ट। क्लियर है। कब हुई, 1875 में हुई इन द डेक्कन। कैसे हुई, चलिए पूरा एनालाइज करते हैं। तो भैया पुणे में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में सुपा विलेज में क्या हुआ, रैयत, सारे
के सारे पेजेंट्स इकट्ठे हुए रूरल एरिया से, आके उन्होंने क्या किया, शॉपकीपर्स को अटैक कर दिया एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग देयर बही खातास, अपने अकाउंट बुक्स हमें दो और डेप्ट बॉन्ड्स दो। क्या किया कि उनको जला दिया, सारे खाता को जो भी उन्होंने लिखा हुआ था कि ये इतने पैसे देगा, इसका इतना पेंडिंग है, सबको जला के राख कर दिया, उनकी शॉप्स को लूट लिया एंड इन सम केसेस फायर लगा दी उनके घरों को। साहूकार कौन होता है, जो मनी लेंडर भी होता है और ट्रेडर भी होता है, ठीक है, 2 in 1, क्लियर है। सो दिस वाज द रिवोल्ट। चलिए फिर क्या किया गया भैया ये पुणे से रिवोल्ट पहुंच गई, अहमदनगर से काफी वाइड स्प्रेड हुई। क्या किया गया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने 1857 की रिवोल्ट के डर में आके जल्दी से प्रोटेक्टिव स्टेप्स उठाए, पुलिस पोस्ट्स को एस्टैब्लिश कर दिया हर एक विलेज में, ठीक है, ट्रूप्स को बुला लिया, 951 पीपल को अरेस्ट भी किया एंड कन्विक्ट भी किया, क्लियर है। सो दीज वर द स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, क्लियर। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि ये रिवोल्ट हुई क्यों, व्हाट वाज द रीजन, व्हाई, ठीक है भैया, व्हाई। यहाँ पे देखिए पूरा क्वेश्चंस लिखे हैं, व्हाई डिड द बर्निंग ऑफ बुक्स एंड डीड्स हैपन, क्लियर है, क्यों, एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम के कारण क्या हुआ, जल्दी से देखिए। हमने समझा कि परमानेंट सेटलमेंट हुई थी बंगाल में, जिसका बहुत ही बुरा फार फेच्ड इम्प्लीकेशन हुआ। ये जो परमानेंट सेटलमेंट थी ये बंगाल के बाहर तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हुई, ये बंगाल तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह गई थी। और आफ्टर 1810 एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे जो वो बढ़ गए, ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट थी, वैल्यू ऑफ हार्वेस्ट प्रोड्यूस थी पेजेंट्स की, वो भी बढ़ गई, उनकी इनकम बढ़ गई। तो भैया अब ऑब्वियसली जमींदार की इनकम बढ़ी है तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टैक्स लेना है, ठीक है, उनको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए। तो अगर वो परमानेंट सेटलमेंट को कंटिन्यू करेंगे तो उन्हें तो वो 100 रुपये ही रखना पड़ेगा ना, है ना। तो दैट इज़ वाई ये परमानेंट सेटलमेंट हटा के क्या रख दिया गया, टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट। कहाँ पे, बाकी सारे एरियाज में जो उन्होंने बंगाल के बाद जब्त करे, ठीक है। एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये था जो हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन राइज हुई तो जो प्रॉफिट था वो भी राइज हुआ एंड दैट इज़ वाई दे वांटेड मोर रेवेन्यू, क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है भैया कि एक ना जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इकोनॉमिस्ट्स की थ्योरी से। तो उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में तब डेविड रिकार्डो की इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। जो रिकार्डियन आइडियाज थे वो क्या कहते थे कि जो लैंड ओनर होता है उसका सिर्फ और सिर्फ हक है एक एवरेज रेंट पे। अगर उस एवरेज रेंट से ज़्यादा उसके पास पैसे आते हैं तो वो सरप्लस रेंट हो जाएगा और उस रेंट पे स्टेट टैक्स लेगी, एडिशनल टैक्स किया जाएगा, क्लियर है। और अगर ये टैक्स नहीं होगा तो भैया जो लैंड ओनर्स है, जो जमींदार है, वो तो रेंटियर्स में बन जाएंगे, वो कल्टीवेशन करेंगे ही नहीं भैया, क्योंकि उनके पास तो रेंटल इनकम आ रही है, उनका सोर्स ऑफ इनकम तो वही रहेगा। सो दैट इज वाई जो इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं हो पाएगी। इस कारण से हम डेविड रिकार्डो की थ्योरी फॉलो करेंगे ऑफ एवरेज रेंट कि भैया अगर एवरेज रेंट से ज़्यादा आपके पास आया तो हम उस पर टैक्स चार्ज कर लेंगे, क्लियर है। दिस वॉज अनदर स्टेप टेकन फॉर टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट्स। अब भैया ये जो रेवेन्यू सिस्टम था बॉम्बे डेक्कन में, इसका नाम क्या दिया गया, रायतवारी सेटलमेंट। इसमें क्या है, इसमें बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं है। अनलाइक द बंगाल सिस्टम द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली सेटल्ड विद द रैयत, क्लियर है। उसको बता दिया जाता था उसका एक एवरेज निकाल के कि आपको इतनी आपकी रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी है, इतना प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड है, शेयर टू द स्टेट, क्लियर है। और हर 30 साल में ये चेंज होगा, क्लियर। अब भैया ये जो हमने रैयतवारी सिस्टम पढ़ा है इसका क्या आउटकम हुआ, जैसे हमने अपना परमानेंट सेटलमेंट वाला पढ़ा, ठीक है। आउटकम क्या हुआ इसका भैया, ये सारा आउटकम यहाँ पे है, देखिए। जो रेवेन्यू स्टेट मांग रही थी वो इतना हाई था कि भैया पेजेंट्स बेचारे अपना विलेज गांव छोड़ के नई जगह पे माइग्रेट कर गए कि भैया अपने बस की तो है नहीं ये काम। और ऊपर से वही इनवेरिएबल कंडीशंस, जब ना खेती बाड़ी हुई है, रेनफॉल भी बिल्कुल अच्छी नहीं आई है, तब भी हम पैसे दे, इट वॉज इम्पॉसिबल टू पे द रेवेन्यू। अब भैया अगर रेवेन्यू पे करना है तो इंसान क्या करेगा, इंसान लोन लेगा मनी लेंडर से, है ना। अब भैया मनी लेंडर से लोन लोगे, ठीक है, फिर वो पैसे जो लिए आप वो ब्रिटिशर्स को दे दोगे। अब आपके पास लोन चुकाने के पैसे तो है ही नहीं, फिर वो चुकाने के लिए आप वापस से लोन लोगे, फिर आप इसी साइकिल में ट्रैप हो गए लोन और इंटरेस्ट को देने की, राइट। सो दिस वाज द प्रॉब्लम
राइट, दैट इज वाई अनपेड बैलेंसेस ऑफ रेवेन्यू माउंटेड ऑन अ पेजेंट। क्लियर है, वो इतना ज्यादा डेट में चला जाता था कि बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता था। इनएविटेबली दे बोरोड, ये पूरी साइकिल बोरो 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 करते रह गए वो। एज डेट माउंटेड एंड लोन रिमेन्स अनपेड, पेजेंट्स डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स इंक्रीज्ड। भैया क्या करे, बार बार पैसा लेना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आती गई। बाय द 1840s इतना ज्यादा पेजेंट इंडेटेडनेस हो गई कि बहुत ही ज्यादा समस्या आ गई। फिर भैया 1840s में ब्रिटिशर्स की आंख खुलती है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, बेचारे पेजेंट्स तो मर ही जा रहे हैं और हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उन्हें रियलाइज होता है कि भैया ये जो हम रेवेन्यू मांग रहे हैं ये बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट है और ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा रिजिड है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो पेजेंट इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने वाली है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे और एनकरेज करेंगे पेजेंट्स को और कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए और उनकी जो रेवेन्यू डिमांड है उसको घटा देंगे। क्लियर है, अकल आ गई ब्रिटिशर्स में। फिर क्या किया, धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ने लगे, प्रोडक्शन बढ़ने लगा 1845 में। अब भैया कल्टीवेटर्स को अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और बढ़ाना है उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्लाउज, कैटल, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज लानी पड़ेगी। अब इनके लिए मनी कहाँ से लाएंगे, वो अगेन लोन लेंगे, तो वापस से वो मनी लेंडर्स पे डिपेंड हो गए। देन केम द कॉटन बूम। फिर एकदम से जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। क्लियर है, क्या हुआ 1860, अब देखो बिफोर 1860s क्या होता था, सारी जो कॉटन प्रोडक्शन थी वो ब्रिटेन में, यूके में कहाँ से जाती थी, अमेरिका से। यूएस एक्सपोर्ट करता था यूके को सारी कॉटन। क्लियर है, बट फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ है, 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन एंड 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। CUET के लिए, MCQ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ भैया, 1860 के बाद अमेरिका में सिविल वॉर हो गई, तो ये सारा प्रोडक्शन बंद हो गया और जो यूके था, ब्रिटेन था, वो तो टोटली डिपेंडेंट था यूएस पे, है ना, कि कॉटन भिजवाएगा। फिर इंडिया का रोल आया इन द पिक्चर। इंडिया ने कॉटन प्रोडक्शन शुरू करी और ये जो डिमांड थी यूके की वो फुलफिल कर दी कि हम आपको कॉटन पहुंचाएंगे। तो भैया अभी कॉटन का बिजनेस शुरू हुआ इन बॉम्बे। कॉटन मर्चेंट्स विजिटेड द कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स टू असेस सप्लाईज एंड एनकरेज कल्टिवेशन। तो वापस से जो क्रेडिट फ्लो हुआ, पैसा आने लगा, राइट। सो दिस वाज अ बूम फॉर द इंडियन इंडस्ट्री एज वेल। These developments had a profound impact on the Deccan countryside। जो रैयत थे भैया उनके पास सीमिंगली लिमिटलेस क्रेडिट है, क्योंकि भैया जो मनी लेंडर है वो अब आराम से पैसे दे रहा है। पहले तो वो मना करता था क्योंकि हम चुका नहीं पाते थे, बट अब हमारे पास भी काम है, उसके पास भी काम है, तो क्रेडिट फ्लो हो रहा है। They were being given ₹100 as an advance for every acre they planted with cotton। क्लियर है, और साहूकार उन्हें लॉन्ग टर्म लोन्स भी दे रहे थे, तो सिचुएशन पूरी बदल गई। पर अब भैया ऑब्वियसली अगर इतना बूम आया है तो एकदम से मार्केट नीचे भी जाएगी। अब अमेरिका में वॉर खत्म हुई और सिचुएशन वापस से नॉर्मल हो गई। सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब अमेरिका कर रहा है ब्रिटेन को और इंडिया का रोल खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये टॉपिक आता है क्रेडिट ड्राइज अप, यानी कि ये जो फ्लो ऑफ क्रेडिट था वो अब रुक गया। As the Civil War ended, cotton production in America revived and Indian cotton exports to Britain steadily declined। क्लियर है, while credit dried up, the revenue demand increased। अब रेवेन्यू की डिमांड इंक्रीज हो गई भैया, अब ब्रिटिश स्टेट को पैसे चाहिए अपने। एंड हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट, उसके बाद जो सेकंड रेवेन्यू सेटलमेंट निकाली उसमें इतना ड्रामेटिकली इंक्रीज कर दिया कि 50% से सीधा 100% का इंक्रीज हो गया। तो भैया वापस से वही सिचुएशन आ गई, मनी लेंडर और रैयत्स की पूरी वो साइकिल कंटिन्यू हो गई। क्लियर है, बैक टू बेसिक। अब यहाँ पे उनका दुखड़ा सुनेंगे द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस के अंडर कि क्या फील कर रहे हैं पेजेंट्स मनी लेंडर्स को ले, क्योंकि अब इस टाइम मनी लेंडर्स उनको पेमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो चुका नहीं पाएंगे। तो कोई भी मनी लेंडर पागल तो है नहीं कि उनकी हेल्प करेगा एंडलेसली, सीमलेसली, इवन व्हेन दे नो दैट दिस इज इन दैट इंटरेस्ट पैसा वापस नहीं मिलेगा। So the refusal of money lenders to extend loans enraged the रैयत्स। रैयत्स बहुत गुस्सा हो गई इस बात से। ठीक है, वो इस बात से सैड नहीं थे कि वो पैसे नहीं दे रहे, वो इस बात से सैड थे कि उन्हें फील नहीं हो रहा कि हम किस बात से गुजर रहे हैं। They were being insensitive to their plight। हमारी तो इस सिचुएशन ये समझ ही नहीं रहे हैं, जबकि हम तो इन्हें पूछते हैं काफ़ी टाइम से, इवन बिफोर कॉलोनियल रूल जो मनी लेंडिंग था वो चला आ रहा था,
and the money lenders were regarded as powerful figures by the peasants. क्लियर है? और क्योंकि ये चला आ रहा था प्रोसेस काफ़ी टाइम से, एक वेराइटी ऑफ कस्टमरी नॉर्म्स बन गए थे बिटवीन द मनी लेंडर एंड द पेजेंट्स. क्या था वो नॉर्म कि भैया ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल है, जितने पैसे हम आपसे ले रहे हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं होना चाहिए. द इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट बी मोर देन द प्रिंसिपल. हाउएवर ये फेयर इंटरेस्ट का जो फिनोमिना था ये खत्म हो गया. ऐसा बिल्कुल नहीं होता था. अगर आपने 100 रुपये का लोन लिया है तो आपको 2000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई थी. क्लियर है? ये हमें कैसे पता चला? बाय द डेक्कन राइट्स कमीशन. दिस वाज अ कमीशन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट दिस इशू. क्लियर है? So the riots came to see the money lender as devious and deceitful. क्लियर है? The British passed a limitation law. Britishers ने to the plight of peasants एक लॉ निकाला. कौन सा लॉ? Limitation law that stated that the loan bonds signed between money lenders and riots सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए रहेंगे. ठीक है? They will only exist till 3 years. आई बात समझ में? और ऐसा क्यों निकाला गया? ताकि हम इसके बाद चेक कर सके कितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो गया है. हाउएवर इसमें भी भैया हेरा फेरी करेंगे मनी लेंडर्स. वो क्या करते थे? उनको मजबूर कर देते थे पेजेंट्स को कि तुम्हें हर तीसरे साल एक नया बॉन्ड साइन करना है मेरे साथ. और क्या करते थे? जो उनका पुराना बैलेंस था, जो लोन था और प्लस जो इंटरेस्ट था उसको टोटल करके उनका प्रिंसिपल बना देते थे तीसरे साल के लोन पे. समझ रहे हो? और क्या करते थे वो? दे रिफ्यूज टू गिव रिसीट्स व्हेन लोन वाज रीपेड. इतने गंदे हो गए थे भाई. एंटर्ड फिक्टिशियस फिगर्स इन बॉन्ड्स. गलत चलत लिख देते थे बॉन्ड पे, गलत फिगर्स डाल देते थे. एक्वायर्ड द पेजेंट्स हार्वेस्ट एट लो प्राइसेस. एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी पेजेंट्स की और उनकी प्रॉपर्टी भी छीन लेते थे. कौन? मनी लेंडर्स. ठीक है भैया? उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हुई. डीड्स एंड बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज सिंबल्स ऑफ द न्यू ऑपरेसिव सिस्टम. अब भैया इससे पहले तो सब कुछ कैसा चल रहा था? ओरल, जो बोल दिया वो हो गया. अब डीड्स, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, डीड्स हैं, बॉन्ड्स हैं. अब बेचारे वो पेजेंट्स को तो पता ही नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है. बेचारे तब भी साइन कर रहे हैं, अंगूठा इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन लगा रहे हैं. एंड दे वर एक्चुअली स्केर्ड ऑफ द रिटर्न टेक्स्ट. लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा द डेक्कन रायट्स कमीशन. अब ये डेक्कन रायट्स कमीशन क्या था? It was the commission appointed by the government of India, worried by the memory of 1857. जो रिवोल्ट हुई थी भैया 1857 की, उसके डर में आके जब ये पेजेंट्स रिवोल्ट हुई, इसके लिए डेक्कन रायट्स कमीशन बनाया गया ताकि हम एक कमीशन सेटअप करें टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट इन द कॉजेज ऑफ द रायट्स. ये रायट्स क्यों हुई? ठीक है? और फिर ये रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेज दी गई. So this report, referred to as Deccan Riots Report, provides historians with a range of sources to study the riot. जो हमने अभी सब कुछ पढ़ा. क्लियर है? मेन इस रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या था कि इसका कॉज कोई गवर्नमेंट डिमांड से नहीं था. इसका कॉज था मेन मनी लेंडर्स की हार्डशिप से, मनी लेंडर्स के बिहेवियर से, जो उन्होंने पेजेंट्स के साथ किया. दैट वाज द मेन कॉज ऑफ दिस रायट. Thus, official reports are invaluable sources for the reconstruction of history. This is the conclusion of this whole chapter. क्योंकि हमने पूरा ये जो चैप्टर पढ़ा है वो ऑफिशियल आर्काइव्स के थ्रू पढ़ा है, बुचनन के रिकॉर्ड्स, चाहे वो हमारी डेक्कन कमीशन राइट्स हो. सो गाइज वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर. फाइनली बहुत मेहनत के बाद हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है. अगेन आई एम सीइंग बहुत एफर्ट लगता है यार. बैठ के पहले हाईलाइट करो, स्टडी करो, फिर एक्सप्लेन करो, गला दुख जाता है. माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू गाइज इज़ कि आप सबसे पहली बात तो रिव्यू डालें इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में, ताकि सबको पता चले कैसा पढ़ाया है, हाउ आर यू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है? और उसके बाद ऑब्वियसली लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड सबसे बड़ी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर. आई नो देखो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट जो एंड प्रोडक्ट है ना वो आई वुड से प्राइसलेस है. जो अंडरस्टैंडिंग आपने गेन करी है वो आप कहीं से भी गेन नहीं कर सकते. सो गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. यू आर एट ह्यूमैनिटीज. हैप्पी लर्निंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.